महाराष्ट्र में कोरोना पर सियासत जारी है। राज्य में बिगड़े हालात पर गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी ही सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हालात पर साफ कह दिया था कि इसके लिए जिम्मेदार शिवसेना है, न कि कांग्रेस। उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा था। राहुल के बयान पर हंगामा भी हुआ। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने जवाब दिया है। सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात सही है, उनके नेता बड़े निर्णय में शामिल नहीं हैं। गठबंधन में इस तरह से काम होता है, चाहे वो केंद्र का हो या महाराष्ट्र का। अंतिम मुख्य निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही लेते हैं और उनके फैसले से अब तक किसी को भी दिक्कत नहीं आई है। संजय राउत ने यह भी माना कि तीनों पार्टी की विचारधारा अलग अलग है। हालांकि संजय राउत की बातों में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राज्य में खराब हालात पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी राज्यपाल से मिल चुके हैं। वहीं राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि वो सरकार नहीं चला रहे हैं और अब संजय राउत ने भी कह दिया है कि सीएम उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र पर अंतिम निर्णय लेते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि एनसीपी और कांग्रेस के अलगाव वाले रुख से शिवसेना नाराज है और राज्य में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं है। लिहाजा आवाज उठाने वाले को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा देती है। बस पॉलिटिक्स पर रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला तो पार्टी ने उन्हें एक झटके में बाहर कर दिया। आजकल कांग्रेस में चल रही खटपट पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते रहते हैं और उनकी माने तो लॉकडाउन पूरी तरह फेल है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल की बात कांग्रेसी मुख्यमंत्री ही नहीं सुनते हैं। इसका यही मतलब है कि उनकी बात में या तो कोई वजन नहीं है या उनकी बातों को उनके मुख्यमंत्री गंभीरता से नहीं लेते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्त एकजुटता का है, राजनीति तो बाद में भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन का विरोध किया, डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में थाली ताली बजाने का विरोध किया, देश में झोपड़ियों में भी दीप जले लेकिन उसका भी विरोध किया। कानून मंत्री ने कहा सवाल यह है कि राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह ने पंजाब में सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया, राजस्थान ने भी यही किया, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री की बैठक से पहले ही कह दिया कि 31 मई तक हमने लॉकडाउन बढ़ा दिया, लेकिन इन सब के बाद भी राहुल लॉकडाउन पर सवाल उठाते हैं। हालांकि बीजेपी नेता का आरोप इसलिए भी सही है क्योंकि इस बार भी महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि राहुल अलग राग अलाप रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक्शन मोड में हैं। सत्ता का रिमोट कंट्रोल पवार के पास चला गया है और राज्य में बिगड़े हालात पर पवार उद्धव ठाकरे से बार बार मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों भी पवार और ठाकरे के बीच लंबी बैठक चली है और इससे यही लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस गठबंधन सरकार से पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है। ऐसे में शरद पवार ही आगे आए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच हुई मुलाकात में राज्य की मौजूदा राजनीतिक और कोरोना की स्थिति पर चर्चा हुई है। हालांकि राज्य में कोरोना के चलते बनी गंभीर स्थिति और राजनीतिक उठापटक की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुभवी शरद पवार सूबे की सियासत में फिर से अपना पावर दिखाने में सक्रिय हो गए हैं। चर्चा है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल एनसीपी के पास चला गया है और अब राज्य की राजनीति में पवार का पावर युग शुरू हो गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता की वजह से राज्य का ये हाल हुआ है। वहीं कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा चुकी है। इससे पहले शरद पवार ने राज्य में असंभव को संभव करने के लिए अपने सभी कौशल और अनुभव का इस्तेमाल किया और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाए। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई बार खुले तौर पर कहा है कि शरद पवार उनके मार्गदर्शक हैं।
पवार ने साफ कर दिया था कि सलाह लेने पर ही वो सलाह देंगे, लेकिन वर्तमान में कोरोना ने राज्य में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शरद पवार ने एक बार फिर अपने हाथों में रिमोट ले लिया है। शुरुआत से ही एनसीपी ने महाविकास गठबंधन में अपना वर्चस्व कायम किया है, इसलिए कांग्रेस को हमेशा लगता है कि उसे अलग थलग रखा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनसीपी सक्रियता दिखाकर सत्ता में अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रही है। एनसीपी निर्णायक भूमिका में है। राज्य में कांग्रेस में बदलाव की संभावना है। निर्णय लेने की शक्ति राज्य में नहीं बल्कि दिल्ली में है। इसने राज्य के नेताओं की अप्रभावी होने की तस्वीर बनाई है। राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि पवार इसका राजनीतिक लाभ उठाकर राज्य में एनसीपी की छवि को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आने से ठीक पहले बगावत पर उतरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में रातों रात राजनीतिक भूकंप ला दिया था। हालांकि शरद पवार ने इसे बहुत कुशलता से संभाला, विद्रोह को कुचल दिया और अजीत पवार को वापस घर ले आए थे। इसीलिए शरद पवार अब कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। कोरोना के संकट के समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शरद पवार की सलाह ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब शरद पवार ने मोर्चा संभाल लिया है। ये कहा जाता है कि पवार एक तीर से कई शिकार करते हैं। कोरोना वायरस के कारण चीन दुनिया भर में घिरा हुआ है। विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका उससे इस कदर खफा है कि उसने युद्ध की धमकी भी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार चीन को खरी खोटी सुना चुके हैं और उन्होंने कोरोना वायरस को चीनी वायरस भी बता दिया है। इन सब से अलग अमेरिका पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ करने में लगा है। इसीलिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों के संगठन ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 में अमेरिका भारत को शामिल कराने जा रहा है। इससे चीन बुरी तरह घिरने वाला है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत चीन के धुर विरोधियों को शामिल करने के लिए इस सम्मेलन को आखिरी वक्त पर सितंबर तक के लिए टाल दिया है। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से चीन को चौतरफा घेरने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का साथ जरूरी हो गया है। ट्रंप ये जानते हैं कि भारत के बिना वो चीन को मात नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने कई ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को भारत को दिया है जो वो जल्दी किसी दूसरे देश को नहीं देता। अमेरिकी सेना भारत के साथ हिंद महासागर में खुफिया सूचनाओं का भी आदान प्रदान करती है। वहीं हाल के 3-4 साल में अमेरिका ने भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को भी बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप G7 में भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहते हैं। इन देशों के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। हाल के दिनों में चीन और भारत के बीच लद्दाख सीमा पर तनातनी चल रही है। ऐसे में भारत अगर G7 में शामिल हो जाता है तो चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा और भारत की शक्ति और मजबूत होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो केजरीवाल घुटने टेक देते हैं। ये केजरीवाल की पुरानी आदत है। एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार के सामने मदद की गुहार लगाई। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। दिल्ली सरकार की हालत ऐसी है कि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट कर दोनों के जरिए कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। अब इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। कभी आप पार्टी का हिस्सा रहे कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। कभी कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा है कि लाखों करोड़ की चुनावी रेवड़िया, टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ अखबारों में 4-4 पेज के विज्ञापन व चैनलों पर हर 10 मिनट में चेहरा दिखाने पर खर्च करके पूरी दिल्ली को मौत का कुआं बनाकर अब स्वराज शिरोमणि कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार ने बजट के पैसों को पहले विज्ञापनों में खर्च कर दिया और अब केंद्र से मदद मांग रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पूछा है कि केजरीवाल क्या विज्ञापन के लिए पैसे मांग रहे हैं।
सवाल है कि जब केजरीवाल के पास कुछ है ही नहीं तो बातें बड़ी बड़ी क्यों करते हैं। इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर भी उनके कई दावे खोखले साबित हुए थे। आखिर में उन्होंने साफ कह दिया था कि दिल्ली को लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं। जाने माने और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी में वकीलों की फौज भरी है और ऐसे में ये हर बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। प्रवासी मजदूरों पर भी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसे लेकर हरीश साल्वे ने कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, उन्हें लगता है कि वो अदालतों के माध्यम से अपनी इच्छा सरकार पर थोप सकते हैं। साल्वे ने कहा कि कुछ लोगों को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की आदत है। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो कहते हैं कि जज इस वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। साल्वे ने कहा कि कुछ लोग ये कहकर सीमाओं को तोड़ रहे हैं कि प्रवासियों के मामले को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट F ग्रेड का हकदार है, वो गलत है। बहुत से लोग जो निर्वाचित नहीं है, उन्हें लगता है कि वो अदालतों के माध्यम से अपनी इच्छा सरकार पर थोप सकते हैं। कोई भी अदालत की ये कहकर आलोचना कर सकता है कि प्रवासियों के मामले में अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए था या नहीं, लेकिन ये कहना कि अदालत सरकार से डर गई है, ये गलत है। दरअसल अभी एक दिन पहले ही प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजे जाने पर हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने वाले लोगों को सुने जाने का विरोध करते हुए कहा था कि अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाना चाहिए। मेहता ने कहा कि जिन लोगों ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है और मजदूरों की समस्या पर कोर्ट में बहस करना चाहते हैं, उनसे पहले पूछा जाए कि उन्होंने खुद इस दिशा में क्या किया है। बिहार में सियासत के लिए लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक तरफ पीएम मोदी लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मोदी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये लोग सरेआम लॉकडाउन के नियम तोड़ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी पार्टी आरजेडी के 92 नेताओं पर बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों में राबड़ी देवी समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ साथ आरजेडी परिवार के कई नेता शामिल हैं। इन सभी लोगों पर लॉकडाउन के नियम के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल ये सभी लोग शुक्रवार को गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जदयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी के साथ सीबीआई जांच की मांग के लिए 10 सर्कुलर रोड से प्रशासन की अनुमति के बिना गोपालगंज कूच कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने इनके खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने का केस दर्ज किया है। इन सभी लोगों ने लॉकडाउन के दौरान रूपनचक गांव में धरना दिया था। इससे पहले तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले ही गोपालगंज जाने का ऐलान कर दिया था, मगर पुलिस का कहना है कि उन्हें इसलिए रोका गया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इसकी इजाजत नहीं है। वहीं इसके अलावा भी उनकी तरफ से किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। उनके आवास पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जिन्होंने किसी तरह की कोई दूरी नहीं बना रखी थी। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सरकार हमें नहीं जाने दे रही है, जबकि लोग लॉकडाउन का पालन करके जाना चाहते हैं। सवाल है कि अगर सियासत के लिए ऐसे ही नेता लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।